सिलेबस में, ठीक है? जैसे कि आपका जो यूनिट 1 है, यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और इट्स स्कोप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का थोड़ा-सा पार्ट है। उसके बाद कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल्स इन्होंने तुरंत बता दिया। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सिलेबस इन्होंने चेंज किया हुआ है। इस आप ये मतलब इस सेमेस्टर में इन्होंने सिलेबस पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। और ये मॉडल्स जो इन्होंने फर्स्ट यूनिट में बताए हैं, ये इनको बिल्कुल भी यहाँ नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि अभी आप लोग को बेसिक आइडिया ही नहीं है कि फाइनेंस होता क्या है। जिनका थोड़ा-सा बैकग्राउंड है, जिन्होंने बीबीए किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है, उनको थोड़ा बहुत अगर ठीक से पढ़ाई की होगी, थोड़ा बहुत फाइनेंस का आइडिया होगा। मगर जिनका बिल्कुल भी बैकग्राउंड वैसा नहीं है या जिन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की हुई है, उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होगा फाइनेंस के बारे में, ठीक है? तो उनके लिए थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि उनको स्टार्टिंग में ही वो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल्स पढ़ने हैं, जो हम लोग को एंड में पढ़ना होता था पहले, ठीक है? क्योंकि आपको पहले बेसिक नॉलेज हो जाती है कि आपको ये पता चल जाता है फाइनेंस होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाइनेंस को मैनेज करती है, कैसे फंड को मैनेज करती है, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स कौन-कौन से होते हैं, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन फंड को रेज़ कर सकती है, ठीक है? मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें अभी नहीं पता होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप मॉडल्स को पढ़ते तो बेटर होता। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत बताने की, बहुत ज़्यादा तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में ही नहीं है वो सारी चीज़ें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें भी कवर करने की, उसके बाद फिर हम लोग कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल्स को पढ़ेंगे। ये थोड़ा-सा टफ होगा मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स अभी स्टार्टिंग में पढ़ाना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, ठीक है? तो ये मॉडल्स हैं, उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल, ये अभी मैं स्टार्टिंग में ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो मॉडल्स इधर आपको दिख रहे हैं, जैसे आपका एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल हो गया, अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल हो गया, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, सीएपीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है? एपीटी, ईवीए एनालिसिस, ये सारे जो मॉडल्स है, इधर ये इनको थोड़ा-सा हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में ही, मतलब, लेकिन पहले हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ लेंगे, उसके बाद ये मॉडल्स को पढ़ेंगे। तो इसलिए फर्स्ट यूनिट अभी थोड़ा-सा टाइम लगने वाला है हम लोग को, ठीक है? क्योंकि जो सिलेबस जैसा है, जैसे यहाँ पे यूनिट 1 में 6 आवर्स लिखे हुए हैं, मुझे नहीं लगता 6 आवर्स में ये कंप्लीट होगा। इसके लिए मुझे एटलीस्ट 10 आवर्स तो चाहिए ही होंगे, ठीक है? तो इधर थोड़ा-सा टाइम लगेगा। ये आपका यूनिट 1 हो गया, उसके बाद हम लोग यूनिट 2 में इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, ठीक है? यहाँ पर क्या है, कांसेप्ट ऑफ अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ये सारी चीज़ें आपको अभी देखिए, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि डिबेंचर्स होते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया होगा शायद इसका। एक कंपनी एक जभी भी उनको फंड रेज़ करना होता है या फंड जनरेट करना होता है या फंड की जब उनको कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने फंड किस तरह से रेज़ कर सकते हैं? पब्लिक को शेयर्स इश्यू करके या फिर डिबेंचर्स इश्यू करके, ठीक है? तो वो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं आपकी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफ़रेंस एंड इक्विटी कैपिटल, ठीक है? 2 तरह के शेयर्स होते हैं, प्रेफ़रेंस और इक्विटी शेयर्स, ठीक है? वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें इन्होंने कहीं भी इन्वेस्टमेंट जो अल्टरनेटिव्स है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट तो दिया ही नहीं है अभी तक, ठीक है? तो वो हम लोग इसलिए फर्स्ट यूनिट में यानी कि पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये आपका हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर कैपिटल बजटिंग आ जाएगा यूनिट 2 में। फिर यूनिट 3 की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है? फिर थ्योरीज़ वगैरह हैं, लिवरेज एनालिसिस है, ईबीआईटी, ईपीएस, ठीक है? वो सारी चीज़ें फिर सीक्वेंस में हैं। इधर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किधर है? आपका यूनिट 1 में प्रॉब्लम है। वहाँ इसलिए हम लोग को वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इधर एक बार यूनिट 1 हमने कवर की, मॉडल्स को हमने पढ़ लिया ना, उसके बाद सारी चीज़ें आसान होती चली जाएँगी। मगर अगर फर्स्ट यूनिट में प्रॉब्लम हुई किसी को, तो फिर आगे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अभी आप लोग को कुछ भी नहीं पता है इस सब्जेक्ट के बारे में, और अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी, तो आगे जो हम लोग टर्म्स यूज़ करने वाले हैं, वो भी नहीं आपको समझ में आने वाले, ठीक है? तो
थोड़ा सा अभी मैं ये बोलूंगा कि भाई जो पहले वाला सिलेबस है उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा टफ ज्यादा होगा। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल यूनिट 1 में भी मिल रहा है, यूनिट 2 में भी आपके न्यूमेरिकल पार्ट है, यूनिट 3 में भी आपके न्यूमेरिकल पार्ट है, 4 में भी है, और 5th में बहुत ज्यादा नहीं है। 5th में थ्योरी वाला पार्ट मुझे लग रहा नहीं, रेशियोज है, ठीक है 5th में भी है। तो आपके पांचों यूनिट में आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पहले जो पहले का सिलेबस था वहाँ पे वो फर्स्ट सेकेंड यूनिट तक वो थ्योरी बताते थे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते थे, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ में न्यूमेरिकल पार्ट होता था। मगर अभी इन्होंने ये ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो उसके बाद यूनिट 4 में इन्होंने डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं शेयर्स की बात करूं, आप लोग को थोड़ा सा पता होगा, इक्विटी शेयर्स की बात करूं या जो जो कंपनी शेयर इशू करती है, तो एक इन्वेस्टर उधर इन्वेस्ट क्यों करता है शेयर में, जिससे कि क्यों, क्योंकि भाई उसको रिटर्न चाहिए होता है। तो वो जो रिटर्न जो इन्वेस्टर को मिल रहा होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो वही डिविडेंड यहाँ पर, डिविडेंड को कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज, डिविडेंड मॉडल्स। ठीक है, तो बहुत आसान यूनिट है यूनिट 4, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये 10 आवर्स है, ये मुझे लगता है 4-5 आवर्स में ही हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका यूनिट 5 है, ये थोड़ा सा हटके है। ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, एक कंपनी कैसे फंड रेज कर सकती है, कैसे जो है इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया जा सकता है, वो सारी कैसे एक कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है कंपनी का। यूनिट 4 तक तो हम लोग ने वो बात की। ठीक है, अभी लेकिन यूनिट 5 थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे मर्जर एक्विजिशन की बात करेंगे। ठीक है, और डी मर्जर, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है। किसी को कुछ प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो अभी, नहीं तो मैं स्टार्ट करूं। किसी की कुछ क्वेरी सब्जेक्ट को लेकर? नो सर। नहीं, ठीक है, नो ओके, सर। ओके फाइन, नो सर। ठीक है। सर पेपर किस रेशियो में डिवाइडेड होके आता है इसमें? रेशियो मतलब न्यूमेरिकल और थ्योरी की बात कर रहे हैं? न्यूमेरिकल और थ्योरी यस की बात सर। करें? देखो पहले, देखो अभी यस क्योंकि सर। सिलेबस इन्होंने चेंज कर दिया है, इसलिए अभी थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पूरी तरीके से इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया हुआ है। वैसे ज्यादातर थ्योरी ही पूछी जाती है, जो AKTU जो आपकी यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, वो ज्यादातर थ्योरी ही पूछते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है न्यूमेरिकल 0 हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 50-50 का रेशियो, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, 50-50 का रेशियो रखते हैं, और इससे इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वो वैसा पेपर नहीं है जैसे आपका स्टैट हो गया या अकाउंटिंग हो गया, जहाँ पूरा न्यूमेरिकल ही ज्यादातर, वो 75% समझ लो न्यूमेरिकल पार्ट ही आता है ज्यादातर। अब पता नहीं आप लोग का पेपर, क्वेश्चन पेपर कैसा था वो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ज्यादातर उधर न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फोकस ज्यादा थ्योरी की तरफ होगा। ठीक है, वो थ्योरी पार्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ, आपको अगर न्यूमेरिकल नहीं, आपको अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब आप थ्योरी भी नहीं कर पाओगे। अगर लेकिन न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपका थ्योरी आपको पता है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आपके लिए थ्योरी भी आसान हो जाती है। ठीक है, कंसेप्ट अगर क्लियर है, चाहे न्यूमेरिकल हो या थ्योरी हो, दोनों चीजें आप लोग के लिए आसान है करना। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए व्हाट इज फाइनेंस, फाइनेंस होता क्या है। किसी को कुछ आइडिया है? सर कोई भी जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो पैसा हम लोग जो लगता है सर वो फाइनेंस। पैसा जो लगता है वो फाइनेंस, पैसा जो लगता है वो तो कैपिटल होता है, फाइनेंस कैसे होगा? सर हाँ, और मतलब जो सर हम लोग डेली एक्सपेंसेस जो भी करते हैं तो उनको मीट आउट करने में सर। डेली एक्सपेंसेस जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं?
सर सर वो तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ। हाँ, सर नहीं बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ मनी। देखो, हाँ हाँ, क्या बोला? सर इट इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ मनी, करेक्ट, दैट हाउ वी मैनेजमेंट ऑफ मनी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैनेजमेंट ऑफ मनी। यहाँ पर फाइनेंस से मतलब ये नहीं है कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे फंड को मैनेज करता है, नहीं, केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस आपका पर्सनल फाइनेंस भी हो सकता है, आपका पब्लिक फाइनेंस भी हो सकता है, आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस भी होता है, तीनों तरीके से फाइनेंस। अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास भी पैसे आ रहे हैं, ठीक है, जो मेरे पास जो मेरी अर्निंग है उसको मुझे मैनेज करना होता है ना, तो वो भी फाइनेंस है एक तरह के, कि भाई अब मैं एक्सपेंडिचर के लिए कुछ पार्ट अपना रख रहा हूँ, कुछ पार्ट में सेविंग में लेके जा रहा हूँ, कुछ पार्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी अपने फंड को मैनेज कर रहा हूँ ना। तो जहां भी आप फंड को मैनेज कर रहे हो, दैट इज फाइनेंस। ओके, जैसे यहाँ देखिए डेफिनेशन दिया गया, फाइनेंस इज डिफाइंड एज मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज इन्वेस्टिंग, ठीक है, बोरोइंग। आप किसी भी जब फंड रेस करने के बहुत सारे तरीके, आप बोरो कर सकते हो किसी को, ठीक है, बोरो कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है। तो फंड रेस करना, उसको यूटिलाइज करना, ठीक है, और उसको जो है उसको किस तरह से मैनेज करना, कंट्रोल करना, वो सारी चीजें आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में आती है, ठीक है। इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, लेंडिंग, ठीक है, आप उसको किस तरह से यूज करते हो, दूसरे को आपने उधार दिया, दैट इज ऑल्सो, वो भी आपका फाइनेंस में ही आएगा। बजटिंग, आप बजट तैयार करते हो, हाँ, कैसे कैसे आपका जो भी एक्सपेंडिचर्स है कितना रखना है, आपकी इनकम कितनी होगी, आप पहले से प्रेडिक्ट करते हो ना। चाहे मैं एक बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने घर में देखते होगे लोग बजट बनाते हैं, तो वो भी एक तरह का फाइनेंस है कि हाँ, आने वाले मंथ में हमको इतना एक्सपेंडिचर रखना है, इतना सेविंग रखनी है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इतनी मेरी टोटल इनकम है, ठीक है। तो बजट हम लोग सब लोग बनाते हैं, तो वो भी फाइनेंस एक्टिविटी है। तो बजटिंग, सेविंग एंड फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब जब आप फ्यूचर को फोरकास्ट करते हो, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी प्लानिंग करते हो, दैट इज ऑल्सो फाइनेंस। ठीक है, क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या है? फाइनेंस इज डिफाइंड एज मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड इंक्लूड्स एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज में आएंगी, इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, लेंडिंग, बजटिंग, सेविंग एंड फोरकास्टिंग। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ओके, फाइन। तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर मैं फाइनेंस का मतलब पर्सनल फाइनेंस भी हो सकता है, यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस भी हो सकता है और पब्लिक फाइनेंस भी होता है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, पर्सनल फाइनेंस इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग personal financial activities such as income generation, spending, saving, investing, and protection. The process of managing one's personal finance can be summarized in a budget or financial plan. मतलब जो हम लोग अपने पर्सनल जो भी बजट बनाते हैं, आप जैसे कि कोई सैलरीड पर्सन है, वो क्या करता है कि भाई प्लानिंग के साथ अगर चल रहा है तो वो अपना पूरा बजट बनाएगा, उसकी जो भी इनकम होगी उसके जो है डिवाइड करेगा अलग अलग पार्ट में, कुछ पार्ट उसका एक्सपेंडिचर के लिए होगा, कुछ पार्ट उसका सेविंग के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो वो अपने फंड को किस तरह से मैनेज करता है, वो सारी चीजें भी आपकी मतलब कुल मिला के कहने के मतलब है, जहां भी फंड मैनेज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज फाइनेंस। उसके बाद अगर यहाँ पे तो हम लोग पर्सनल एक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, एक फैमिली की बात कर रहे थे, अभी अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वही सारी एक्टिविटीज, मतलब वही सारी एक्टिविटीज से मतलब है इनकम जनरेशन, स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, वही सारी एक्टिविटीज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो वो जो भी प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस, वो सारी एक्टिविटीज आपकी आ जाएगी कॉर्पोरेट फाइनेंस में, ठीक है। और वही हम लोग को पढ़ना है इस सेमेस्टर में, हम लोग को कॉर्पोरेट फाइनेंस ही पढ़ना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने फंड को मैनेज करते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स सॉरी corporate finance deals with the capital structure of corporation, including its funding and the actions that management takes to increase the value। तो अपने जो भी वैल्यू है उस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, उसको जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करने के लिए जो भी एक्टिविटीज मैनेजमेंट जो भी एक्टिविटीज कर रहा होता है फंड को मैनेज करने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज आपकी कॉर्पोरेट फाइनेंस में आती है। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है वो आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पूरा वो आपका जो सिलेबस है वो वही है।
किस तरह को फंड में को मैनेज किया जाता है। और तीसरी चीज है यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस। जब हम एक किसी कंट्री की बात करते हैं, किसी कोई एक कंट्री की जैसे की बात करते हैं, वहां पर जब वो फंड को मैनेज किया जाता है वो आपका आ जाता है पब्लिक फाइनेंस में। ठीक है। खैर ये सारी चीजें अभी हम लोग को नहीं पढ़नी है, सिलेबस में नहीं है, बस जान लो पब्लिक फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड डेट लोड थ्रू वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है वही करेंगे ये सारा चीजें। दिस गाइड प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू टू हाउ टू पब्लिक फाइनेंसेस आर मैनेज्ड, व्हाट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक गवर्नमेंट फंड को मैनेज करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारी एक्टिविटीज इधर आ जाएंगे। तो हम लोग का फोकस ये रहेगा केवल कॉर्पोरेट फाइनेंस की तरफ। ये एग्जांपल्स हैं कुछ फाइनेंस के। The easiest way to define finance is providing examples of activities it includes. There are many different career paths and jobs that perform a wide range of finance activities. Below is a list of common examples. जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया गया इन्वेस्टिंग पर्सनल, जो पर्सनल फाइनेंस की बात करें वहां पर देखिए इन्वेस्टिंग पर्सनल मनी इन स्टॉक। स्टॉक मतलब शेयर्स। What is stock? An individual who owns a stock in a company is called shareholder and eligible। ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारा कुछ ऐसा ही दिया गया है। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई एक इंडिविजुअल, एक पर्सनल जब जो है स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि इन्वेस्ट जो भी कर रहा है, चाहे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है या कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो सारी एक्टिविटीज भी फाइनेंस में आती है। अभी हम लोग ने बात की थी इस चीज की। ठीक है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे स्टॉक की बात कर रहे हैं, शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ने अभी थोड़ा सा मैंने अभी बताया था कि शेयर्स कौन इशू करेगा? एक कंपनी। ठीक है। एक जो पब्लिक कंपनी होती है, दो तरह की कंपनीज होती है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में वैसे हम लोग को अभी इसको नहीं पढ़ना है। तो पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करेंगी। ठीक है। पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए। ठीक है। वो फिर एक इन्वेस्टर जो होगा उसको अगर लगता है वो कंपनी उसको आगे चल के अच्छा डिविडेंड, अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, तो उधर वो पैसे लगाएंगे। ठीक है। तो वो जो जो फंड रेस करने के लिए कंपनी जो एक्टिविटी कर रही है वो भी फाइनेंस में आ जाएगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस में। और जो इंडिविजुअल जो इन्वेस्ट कर रहा है उस स्टॉक में, उस शेयर में, वो आ जाएगा आपका पर्सनल फाइनेंस। ठीक है। अभी किसी को कुछ डाउट इसमें? नो सर। ओके। कभी भी डाउट हो आप लोग पूछना जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक है हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर इधर कुछ प्रॉब्लम हुई और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया तो आगे फिर चीजें समझ में नहीं आएगी। तो ये सारे एग्जांपल्स है। अब अभी मैंने जैसे बताया था बोरोइंग। बोरो अगर करता है कोई भी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, या कोई भी हो, कोई कंपनी हो, यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं, ये बोरोइंग मनी फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय द इशूइंग बॉन्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। कोई भी ये एक्टिविटी कर रहा है, पब्लिक कंपनी ही नहीं है, तो इसका मतलब वो फंड को रेस करने के लिए कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी फाइनेंस एक्टिविटी है। अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैं लोन लेने के लिए उसको बोलूँ, लोन लेने के लिए बैंक के पास जाऊंगा, तो वो भी फाइनेंस एक्टिविटी मेरे लिए। ठीक है। क्योंकि मैं फंड रेस कर रहा हूँ, मैं फंड। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। बाकी ये बात कर रहे हैं प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी, वो चीज मैंने अभी बता दी, प्राइवेट और पब्लिक। बाकी डिटेल में अगर सिलेबस में होगा तो आगे वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब ये जो टॉपिक है बहुत लेंथी है, ये पूरी टाइम ले लेगा अभी, तो इस पे अभी हम लोग नहीं जाते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के ऊपर। आगे चलते हैं। लेंडिंग मनी टू पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम अ मॉर्गेज टू बाय अ हाउस। लेंडिंग मतलब अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं उधार, ठीक है, या लोन प्रोवाइड कर रही है बैंक, या आप किसी को दे रहे हैं, तो वो भी चीज फाइनेंस एक्टिविटी में ही आता है। ठीक है। बोरोइंग, लेंडिंग, दोनों चीजें आ रही है। तीन चीजें निकल के आई एग्जांपल से, इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, लेंडिंग। उसके बाद सेविंग, अभी मैंने बताया सेविंग पर्सनल मनी इन हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट। ठीक है। वो भी आपका फाइनेंस एक्टिविटी है। और लास्ट में फोरकास्टिंग, जो आप फोरकास्ट करते हो फ्यूचर के लिए, प्लानिंग जो करते हैं, बजट बनाते हैं, वो सारी चीजें भी आपके फाइनेंस एक्टिविटी ही है।
ठीक है। हाँ, अब जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वो फोरकास्टिंग, बजटिंग, वो सारी चीजें करके चलेगा सब कुछ, कि आगे अगर प्रॉब्लम होती है तो हम कैसे फंड को मैनेज करेंगे, आगे अगर इतना जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है, आगे फंड को फ्यूचर के में आगे में हम लोग को फंड को कैसे मैनेज करना है, वो पहले से फोरकास्ट करके चलते हैं, पहले से बजट बना के चलते हैं। तो वो जो पहले से जो सारी एक्टिविटी जो ये फोरकास्टिंग और बजटिंग है, वो सारी एक्टिविटी अभी आपकी फाइनेंस एक्टिविटी है। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग और प्रेडिक्टिंग how a business will perform in the future. This guide on how to build a financial forecast for government spending and revenue collection. ठीक है। तो अभी हम लोग का, जैसे मैंने बताया, हम लोग को जो पढ़ना है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ना है। ठीक है, कि कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है, कैसे एक कॉर्पोरेट, एक ऑर्गेनाइजेशन में फंड को रेज किया जा सकता है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो वो चीजें यहाँ पर हम लोग को इस सिलेबस में पढ़नी है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस, जैसे अभी मैंने बताया, इज कंसर्न विद द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको अचीव करने के लिए वो फाइनेंस, वो फंड को जो मैनेज करते हैं इफेक्टिवली, वो सारी उस मैनेज करने में जो भी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, वो सारी एक्टिविटीज आपका किधर आएगी, कॉर्पोरेट फाइनेंस में। वो एक्टिविटीज स्टार्ट होगी कि कैसे फंड को रेज करना है, कैसे फंड को यूटिलाइज करना है, ठीक है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, वो सारी एक्टिविटीज ये जो है ये इसमें आ जाएगी। ठीक है। दिस इन्वॉल्व, अभी देख, जैसे मैंने अभी बताया क्या क्या चीजें इसमें आ जाएंगी। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके फंड, जो आपके रिसोर्सेज है, जहां से आपको फंड रेज करना है। जैसे एक कंपनी की बात करें, एक सपोज पब्लिक कंपनी है, वो फंड कैसे रेज कर सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो फंड कहाँ से लेकर आ सकते हैं, कोई बता सकता है? सर थ्रू शेयर आईपीओ। डिबेंचर। हाँ, सर आई आईपीओ। अच्छा, सबसे पहले आईपीओ इशू कर देंगे। नो सर, और मतलब भी आपने बहुत पूछा तरीके। कैसे कर सकता है। हाँ, कैसे कैसे, और भी बहुत, मैं केवल आईपीओ, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। नहीं सर, और शेयर्स भी इशू बहुत कर सकते हैं, ऐसे डिबेंचर इशू कर सकते हैं। हाँ, डिबेंचर इशू कर सकते, और भी बहुत सारे। बैंक, देखो सबसे पहले वो बैंक के पास जा सकते हैं, ठीक है, उधर से वो फंड रेज कर सकते हैं। फिर अगर आ, जब अगर उनको कम रिस्क के लिए जाना है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। अगर उनको अपना रिस्क को कम करना है तो वो इक्विटी शेयर्स के लिए इशू कर सकते हैं, या फिर डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं। यही इसीलिए मैं कह रहा था कि जो है, ये आपका सिलेबस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम लोग को अभी बेसिक चीजें पता ही नहीं है, या आप लोग का कुछ था फर्स्ट सेमेस्टर का, वैसे मुझे आइडिया नहीं है, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कोई पेपर था क्या? नहीं सर, कुछ नहीं था। नहीं था। फिर ये पेपर नो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इनको पहले स्टार्टिंग में बेसिक नॉलेज देनी चाहिए थी। चलिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, पहला, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं जहाँ से फंड रेज किए जा सकते हैं, वहाँ उसको कैसे प्लान करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, वो आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस में आएगा। कैसे आपको शेयर्स इशू करने हैं, और कितना इशू करना है, डिवेंचर्स कितने इशू करने हैं, आपका इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपका कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर वो किस तरह से होगा, कितना इक्विटी का प्रोपोर्शन होगा, कितना डेट का होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो कितना रखना चाहते हैं। वैसे ऑप्टिमल 2:1 होता है, ठीक है, मतलब 2 इक्विटी 1 डेट, लेकिन वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। वही आप 2:1 पे ही नहीं जा सकते, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो कितना रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ, अब वो जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो भी आपने फंड रेज किया उसको किस तरह से आप, एक सेकंड, हाँ, तो जो भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज उसको कहाँ पर डिप्लॉय करना है, ठीक है, जो भी आपने फंड रेज किया है कहाँ कहाँ पर उसको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर लगाना है वो पैसे, ठीक है। और उसको कंट्रोल, लास्ट में कंट्रोल कैसे करना है कि वेदर फंड आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली और नॉट। आपको ये भी तो देखना होगा, आपने लगा तो दिए पैसे कि हर जगह,
लेकिन अभी ये देखना है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। पता लगा मेरे पैसे वेस्ट जा रहा है, पता लगा मैंने एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा पैसे लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, उसका कुछ बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा है, या फिर कोई दूसरी जगह दूसरे दूसरी जगह मैंने पैसे लगा दिए और वो उतना यूजफुल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसको चेक करता रहूंगा कि भाई हाँ, जो फंड मैंने लगाया हुआ है वो इफेक्टिवली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं उसको ठीक से यूटिलाइज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम है कुछ, तो वहां फिर मॉडिफिकेशंस मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो 3 चीजें होती है, पहले फंड को रेज करना है, उसकी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, उसके बाद उसको एलोकेट करना है। ठीक है, कि वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, एडवर्टीजमेंट में पैसा जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में पैसा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा जा रहा है, कितना कितना प्रोपोर्शन रखना है, किस तरह से, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कैसे करना है, उसके बाद वो फंड को कंट्रोल करना है, मतलब कि वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग को जो है देखना होता है, उसको मॉनिटर करना होता है और देखना होता है कि उधर वो जो है बेनिफिट हमें फंड दे रहा है या नहीं दे रहा है, या मैंने जो सोचा था उस तरह का उधर से रिटर्न मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। यही यही 3 चीजें हमारे पूरे सिलेबस में है, यही 3 चीजें हमको यहाँ पर देखनी है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। ओके, यस अभी सर। अभी लोग सोचते हैं कि भाई फाइनेंस, आप लोग ने अकाउंटिंग पढ़ा होगा, तो फाइनेंस और अकाउंटिंग क्या सेम चीज होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग वही फाइनेंस का ही तो पार्ट है, या फाइनेंस अकाउंटिंग का पार्ट है। नहीं भाई, अलग है। आप कॉर्पोरेट फाइनेंस ये बोल सकते हो कि अकाउंटिंग एक तरह से फाइनेंस का पार्ट शायद हो सकता है, लेकिन आप दोनों को जो है एक चीज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाई जर्नल एंट्रीज, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। ठीक है, उसका हमने पहले उसको हमने जर्नल एंट्रीज की, उसके बाद उसका लेजर बनाया, उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, ये सारी एक्टिविटीज जब हम कर रहे हैं वो सारी आपकी अकाउंटिंग में आती है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मगर फाइनेंस में ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंस में क्या है, आपको फंड को मैनेज करना होता है। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फोकस किधर होगा, प्रॉफिट की तरफ, कैश की तरफ नहीं, पैसे कितने कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे मैनेज हो रहे हैं, वो मतलब नहीं। वहां तो आप बस केवल एंट्री करते जा रहे हो, हाँ प्रॉफिट इतना हो रहा है, आपने निकाल के बता दिया। ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट फाइनेंस में या फाइनेंस में क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग एंड बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, मतलब आपको फंड को कैसे रेज करना है, कैश फ्लोज की बात करते हैं यहाँ पर। फंड कैसे किधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरह से मैनेज किया जाए फंड को। ठीक है, कहाँ कैसे यूटिलाइज किया जाए, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, वो सारी चीजें फाइनेंस में आती है। नहीं, अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में बस आप जो है जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी एंट्री करते चले जाते हो, और फोकस किधर होता है, प्रॉफिट की तरफ। क्लियर है? इसी यस तरह सर। से यस सर। यस सर। इसी तरह से अगर हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, शायद आप लोग ने नहीं पढ़ा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एमबीए में तो नहीं पढ़ा होगा। वहाँ पर जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब खत्म होता है, ठीक है, उसके बाद से मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जो भी आपके फाइनल अकाउंट है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू असिस्ट मैनेजर इन मेकिंग डिसीजन विद इन द कंपनी। ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग में कि हाँ इतना प्रॉफिट हो रहा है, पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था, उसके पहले इतना प्रॉफिट हुआ था, अभी ये मेरा प्रॉफिट ऐसे ऐसे इस रेट से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या हमारी जो सेल है वो इस रेट से बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उधर अगर प्रॉब्लम है या ग्रोथ सही नहीं है तो क्या डिसीजन लेना चाहिए, कहाँ पे चेंजेस करने चाहिए, वो सारी चीजें आपके एनालिसिस वाला पार्ट आपका ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगा। लेकिन कॉर्पोरेट का, जैसे मैंने बताया, कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या, आपको कैश फ्लो की तरफ फोकस होगा, फंड को कैसे रेस करना है। ठीक है, और कैसे एंड प्रोवाइडिंग द रिटर्न टू इन्वेस्टर, और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उधर फोकस होगा कि इन्वेस्टर्स जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स जो है, स्टेक होल्डर्स किसको बोलते हैं, देखो शेयर होल्डर होते हैं जो आपकी कंपनी का शेयर लिया हुआ है जिन्होंने, ठीक है, स्टॉक जिनके पास आपकी कंपनी का है वो शेयर होल्डर है। स्टेक होल्डर मतलब आपकी कंपनी में किसी का कोई भी इंटरेस्ट हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो या फिर गवर्नमेंट है जिसको टैक्स मिल रहा है वो भी स्टेक होल्डर होगी,
या फिर वहाँ के एम्प्लॉइज हैं, उनको सैलरी मिल रही है, उनका भी इंटरेस्ट है कंपनी में, वो भी स्टेक होल्डर्स होंगे। तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंटरेस्ट है, वो उस कंपनी के लिए स्टेक होल्डर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही देखते हैं कि भाई जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स है, उनको कैसे रिटर्न प्रोवाइड करना है। ठीक है, वहां पे ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में फोकस इस तरह से हो। ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं। टू की concept in corporate finance. The fundamental concept is helping managers to value alternative choices are देखो सबसे पहले है यहाँ पे दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कि जो फाइनेंस में रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, इस रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं कि रिलेशनशिप क्या है रिस्क और रिटर्न का। रिस्क पहले तो देखेंगे रिस्क और रिटर्न होता क्या है और इनके बीच रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज है यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब मनी की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि अच्छा चलिए इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे टाइम ज्यादा नहीं है लेकिन देखते हैं। पहले रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं। This concept states that an investor or a company takes on more risk only if higher return is offered in compensation. ठीक है, return refers to financial rewards gained as a result of making an investment. देखो कोई भी इन्वेस्ट कर रहा होगा, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट वैसे खैर गवर्नमेंट की बात नहीं करते, चाहे जो भी इन्वेस्टर हो या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी इन्वेस्ट कर रहा होगा वो किसके लिए काम कर रहा है भाई? प्रॉफिट के लिए, रिटर्न के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो रिटर्न क्या है? जो भी उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, किस लिए? वो इन्वेस्ट करने के लिए, वो अमाउंट उसके लिए रिटर्न होगा। द नेचर ऑफ रिटर्न डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट। A company that invests in fixed asset and business operations expect return in form of profit. ठीक है, जो भी कोई कंपनी होगी जो पहले उसको क्या करना होगा, पहले वो उसको असेट लेनी पड़ेगी, असेट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वो सारी चीजें जो ऑपरेशंस है उधर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो क्या एक्सपेक्ट करती है? प्रॉफिट का। ठीक है, तो वही प्रॉफिट जो है आपका वो उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का रिटर्न होगा। ठीक है, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं पैसे स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ, या मैं पैसे बैंक में जो है मैं बैंक में मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, या फिर मैं जो है फिक्स एफडी ले रहा हूँ, तो मैं किस लिए ले रहा हूँ? खैर बैंक में डिपॉजिट करने का तो अलग कॉन्सेप्ट है भाई, सेविंग भी हो जाता है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, दोनों चीजें वहां पे हो जाती है। वहां पे सेविंग भी, लेकिन हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसीलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे रिटर्न मिले। ठीक है, मेरा यही मोटिव या ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उधर से मुझे रिटर्न मिले। और अगर हम लोग रिस्क की बात करें तो रिस्क रिफर्स टू पॉसिबिलिटी दैट एक्चुअल रिटर्न मे बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब कि आपने सपोज एक्सपेक्ट किया कि हाँ मुझे इस ये इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया हुआ है यहाँ से 10% या 15% या 20% मेरे पास रिटर्न आ जाएगा, लेकिन क्या 20% मिलेगा? क्या आप अश्योर हो पूरी तरीके से? अगर मैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, अगर मैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहा हूँ, तो क्या मुझे कोई भी ब्रोकर मुझे अश्योरेंस दे देगा कि हाँ आपको मैं 20% या 25% आपको रिटर्न ला के दूंगा? नहीं दे सकता। तो वही है कि जो है वहां पे जो है क्यों नहीं अश्योरेंस दे सकता? क्योंकि वहां पे रिस्क इन्वॉल्व होता है। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपको 20 ना हो 10% प्रॉफिट हो, या फिर हो सकता है 20 की जगह 30% आपको प्रॉफिट मिल जाए, या हो सकता है आपको लॉस मिल जाए। ठीक है, सारे